हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस डिस्कशन। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से नवंबर 20 एंड ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट के लिए। इसमें कई अमेंडमेंट्स भी आए हैं। जो लेटेस्ट लास्ट अमेंडमेंट था वो मई 20 एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल था, बट क्योंकि मई 20 एग्ज़ाम्स कैंसिल हो चुके हैं तो आई बिलीव कि नवंबर 20 के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर क्योंकि इंटीग्रेटेड केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज़ का अब ज़माना आ चुका है, तो इसके ऊपर आई बिलीव देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि इसके ऊपर इंटीग्रेटेड केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू बन सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नवंबर 20 एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, कंप्लीट डिस्कशन इसके ऊपर हम करेंगे। ठीक है, सेक्शन 29 सबसे पहले बात करता है डीमटीरियलाइजेशन के ऊपर। वैसे तो हम जब चैप्टर 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के ऊपर, और चैप्टर 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स के ऊपर, जब हमने ये टॉपिक डिस्कशन किया था वहां मैंने कई बार आपको डीमटीरियलाइजेशन के ऊपर बताया था, डीमटीरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। ये सारी डिस्कशन हमारी इन दो चैप्टर्स में हमने बहुत अच्छे से कर रखी है। ठीक है, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये सेक्शन 29 डीमटीरियलाइजेशन के ऊपर नया कॉन्सेप्ट क्या लेकर के और क्या अमेंडमेंट्स इसमें हुए पास्ट टर्म्स में, इंक्लूडिंग जो मे 20 के लिए अमेंडमेंट था, वो क्या सारी चीजें हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो हुआ यूं कि भैया डीमटीरियलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था, डीमटीरियलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था ये पहले हुआ करता था लिस्टेड कंपनीज के लिए मैंडेटरी। ये लिस्टेड कंपनीज के लिए पहले हुआ करता था मैंडेटरी। ठीक है, लिस्टेड कंपनीज बोल दो या जो कंपनीज पब्लिक ऑफर, अगर मैं सेक्शन 29 की टर्म्स देखूं तो सेक्शन 29 इज यूजिंग दिस टर्म कंपनीज मेकिंग ऑफर टू पब्लिक, टू पब्लिक। और हम सेक्शन 48 पढ़ते हैं जिसमें ऑब्वियसली बात दिया गया है कि हर वो कंपनी जो पब्लिक को ऑफर मेक करती है उसको अपना जो भी सिक्योरिटीज है वो लिस्ट करवाना पड़ता है इन वन और मोर स्टॉक एक्सचेंजेस में। तो ये अल्टीमेटली हम सेक्शन 40 और इस पॉइंट को अगर हम कंबाइंड रीडिंग ले तो हम ये बोल सकते हैं कि भैया ये चीज जो है अल्टीमेटली हो गया लिस्टेड कंपनीज। तो लिस्टेड कंपनीज के लिए तो पहले से ये मैंडेटरी था। अब बात आया बाकी, व्हाट अबाउट द रिमेनिंग कंपनीज, व्हाट अबाउट द रिमेनिंग कंपनीज। तो जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, आपको पता ही है कि मोदी गवर्नमेंट हैज बीन हिटिंग हार्ड ऑन दी शेल कंपनीज। ये कंपनीज जो फर्जी होती है, जिनका काम ही बेसिकली वो बनती इसीलिए कि टैक्स इवेजन कर सके, फंड्स का हेर फेर कर सके, घपलाबाजी कर सके, इन कंपनीज के ऊपर बहुत हार्ड हिट किया है और कई मेजर्स ऐसे लिए। हमने चैप्टर 2 में भी डिस्कस किया था, कई ऐसे टॉपिक्स हमने जहां पर डिस्कस किया था कि मोदी गवर्नमेंट हैज बीन हिटिंग हार्ड ऑन दी शेल कंपनीज। उसी लाइन में चलते हुए एक मेजर इन्होंने डीमटीरियलाइजेशन वाला डाला। दे ऑब्जर्व कि ऐसी कई कंपनीज हैं जो अपने शेयर्स के थ्रू, मतलब शेयर खरीदने बेचना लोग करके उसमें फंड्स का हेर फेर कर रहे हैं, फंड्स का झोल कर रहे हैं। अब होता क्या है कि जब फिजिकल फॉर्म में होता है शेयर्स तो गवर्नमेंट के पास इतना डेटा पहुंच नहीं पाता। इट्स लाइक जैसे आप कैश में अगर कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो गवर्नमेंट के पास इतना डेटा नहीं पहुंच पाता, लेकिन आप बैंक के थ्रू करते हो तो गवर्नमेंट के पास सारा डिटेल पहुंच जाता है। वैसे आप फिजिकल फॉर्म में करते हो तो इतना डेटा गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंच पाता है, लेकिन जब आप डिपॉजिटरी के थ्रू करते हो, ठीक है, यानी डीमैट फॉर्म में करते हो, तो गवर्नमेंट के पास प्रॉपर डेटा पहुंचता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम डीमटीरियलाइजेशन मैंडेटरी करवाएंगे। अब सवाल आया किसके लिए। तो अभी तक हम बात करें तो कंपनीज, अगर हम बात करें तो कंपनीज के अंदर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया प्राइवेट कंपनीज, एक हो गया पब्लिक कंपनीज। एक हो गया प्राइवेट कंपनीज, एक हो गया पब्लिक कंपनीज। पब्लिक कंपनीज के अंदर भी अगर मैं फर्दर दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करूं तो एक हो गया मेरा लिस्टेड कंपनीज और एक हो गया अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज। ठीक है, लिस्टेड कंपनीज के लिए तो ऑलरेडी ये पहले से ही ये मैंडेटरी था, इट वाज मैंडेटरी
ठीक है, बहुत पहले से ये मैंडेटरी किया गया था कि भैया लिस्टेड कंपनीज जो भी है उनको तो डीमैट में ही करना पड़ेगा। व्हाट अबाउट प्राइवेट कंपनीज? देखिए प्राइवेट कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर 1 मैंने आपको करा रखा था प्रिलिमिनरी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट कंपनीज के सिक्योरिटीज के ट्रांसफर में देयर इज रेस्ट्रिक्शंस, कई रेस्ट्रिक्शंस होता है, देयर इज नॉट अ फ्री ट्रांसफरेबिलिटी। जैसे पब्लिक कंपनीज में फ्री ट्रांसफरेबिलिटी होता है, वैसे प्राइवेट कंपनीज में फ्री ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होता। ये चीजें हमने चैप्टर 1 में डिस्कस कर रखी है। तो क्योंकि फ्री ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होता या रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी होता है, गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया प्राइवेट कंपनीज तुम एक काम करो, तुम्हारे लिए अभी ऑप्शनल है, तुमको हम ज्यादा पंगे में नहीं डालेंगे, तुम्हारे लिए ऑप्शनल है, तुम चाहो तो फिजिकल फॉर्म में भी रख सकते हो, तुम चाहो तो डीमैट भी करवा सकते हो। लेकिन अभी कई एक्सपर्ट्स का यह मानना है और कई टॉक्स ऐसी चल रही है कि फ्यूचर में प्राइवेट कंपनीज को भी ये लोग डीमैट के सिस्टम में ले आएंगे। मतलब अगर कंपनी है, शेयर कैपिटल चल रहा है तो डीमैट फॉर्म से ही करेगा, मतलब 100% डीमैट, नो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल शेयर्स, ऐसा अभी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। बट आज के तारीख में ऐसा नहीं है। आज के तारीख में प्राइवेट कंपनीज के पास अभी भी एक ऑप्शन है, वो चाहे तो फिजिकल फॉर्म में भी कर सकते हैं, चाहे तो जो है डीमैट कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। पहला टारगेट मोदी गवर्नमेंट ने किया है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को। इन्होंने कहा है कि भैया अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, अब तुम्हारे लिए भी हम धीरे धीरे जो है डीमैट को मैंडेटरी कर देंगे, डीमैट को मैंडेटरी कर देंगे। ठीक है, और काफी हद तक डीमैट को मैंडेटरी कर भी दिया भी। जैसे जैसे हम डिस्कशन करेंगे आपको भी पता चलेगा कि कैसे काफी एक्सटेंट तक डीमैट को मैंडेटरी भी इन्होंने कर रखा है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स 2014 है, इसमें एक रूल इंसर्ट किया, रूल नंबर 9A। ठीक है, और ये रूल 9A डाला 2 अक्टूबर 2018 को। इस डेट को ये रूल डाला और इस दिन से इफेक्टिव करवाया, और ये बोला कि भैया इस डेट के बाद अगर कोई भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, इस डेट के बाद अगर कोई भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी फ्रेश इशू ला रही है तो भैया वो लाना होगा डीमैट फॉर्म में, वो तुमको लाना होगा इन डीमैट फॉर्म में। मान लो कोई कंपनी है जो आज के तारीख में बनी है ABC लिमिटेड, अब वो सिक्योरिटीज को अलॉट करना चाह रही है, उसे डीमैट में ही करना पड़ेगा क्योंकि अब उस पर रूल लाइन एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात तो बिल्कुल साफ कि भैया 2 अक्टूबर के बाद से जो भी कंपनीज सिक्योरिटीज फ्रेश इशू कर रही है उसके ऊपर तो डीमैटेरियलाइजेशन मैंडेटरी होगा, उसको तो डीमैट ही करवाना पड़ेगा। सवाल आता है कि जो कंपनीज ऑलरेडी सिक्योरिटीज इशू कर चुकी है, व्हाट अबाउट दोज कंपनीज जिन्होंने ऑलरेडी सिक्योरिटीज इशू कर दिया है बिफोर 2 अक्टूबर 2018? तो व्हाट अबाउट those companies who issue securities before 2 अक्टूबर 2018? क्या हम इसे बोलें, क्या हम इसे ऐसे बोल दें कि ये है वायलेशन ऑफ लॉ? क्या हम इसे वायलेशन ऑफ लॉ बोलने? क्या आप बोलेंगे सर वायलेशन ऑफ लॉ कैसे बोलेंगे, इसको कैसे फालतू बातें कर रहे हो? वायलेशन ऑफ लॉ थोड़ी होगा ये, क्योंकि लॉ तो आया है 2 अक्टूबर 2018, तो उसके बाद से लॉ एप्लीकेबल हुआ ना, उससे पहले तो ये लॉ था ही नहीं दुनिया में, 9A रूल था ही नहीं, तो इसके लिए इसको हम वायलेशन तो नहीं बोल सकते। तो अब गवर्नमेंट के ऊपर नेक्स्ट सवाल था कि भैया एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज जो ऑलरेडी 2 अक्टूबर से पहले इशू की जा चुकी है उसका क्या? तो व्हाट अबाउट दो सिक्योरिटीज जो ऑलरेडी 2 अक्टूबर से पहले इशू कर चुके हैं? तो अब एक सवाल, एक जो इसमें थॉट दिमाग में आता है कि सर कंपनीज को बोल दो कि मैंडेटरीली एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को भी डीमैटेरियलाइज कर दें, और साथ में पनिशमेंट डाल दो, पेनल्टी डाल दो कि भैया अगर कंपनी तुम नहीं करते हो तो तुम्हारे ऊपर इतना पेनल्टी, इतना पनिशमेंट लगा देंगे। अब पॉइंट ये है कि साहब ये प्रैक्टिकली आप कर नहीं सकते, इसको आप प्रैक्टिकली कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डीमैट करना नहीं करना ये कंपनी के हाथ में नहीं है, डीमैट करना नहीं करना ये सिक्योरिटी होल्डर के हाथ में। मान लो एक कंपनी है ABC लिमिटेड, एक कंपनी है ABC लिमिटेड, इसमें 1000 मेंबर्स हैं और इसने
1000 मेंबर्स ने फिजिकल फॉर्म में शेयर्स होल्ड कर रखा है, फिजिकल फॉर्म में शेयर्स होल्ड कर रखा है, तो ये डीमैट करना नहीं करना ये इन 1000 मेंबर्स के हाथ में, ये कंपनी थोड़ी ना कुछ कर सकेगी उसमें, ठीक है। तो इसीलिए लॉ मेकर्स के पास एक प्रॉब्लम ये आया कि कंपनी को के ऊपर ये कंप्लायंसेस फोर्स नहीं कर सकती। हाँ, कोई नया इशू कर रहे हो तब तो बोला ही कंपनी 2 अक्टूबर के बाद कोई नया इशू कर रहे हो डीमैट लगाना जरूरी है, लेकिन ऑलरेडी जो कर चुका उस पर आप कंपनी को फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो सिक्योरिटी होल्डर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए इस सेक्शन 29 और रूल 9A का एक जो बात है इंपॉर्टेंट या खास बात बोल दो कि देयर इज नो पेनल्टी या फिर नो टाइम लिमिट फिक्स्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज इश्यूड बिफोर 2 अक्टूबर 2018। तो 2 अक्टूबर 2018 से पहले इशू किया गया कोई भी सिक्योरिटी है, उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है अगर उसको कन्वर्ट नहीं किया गया, और उस पर कोई टाइम लिमिट भी नहीं है कि भैया 1 साल के अंदर करना है कि 2 साल के अंदर करना है कि 5 साल के अंदर करना है। अब सर ये तो लूप होल बन गया, ऐसा लगता है ये तो लूप होल हो गया फिर लॉ का, फिर तो मतलब ही क्या हुआ, ये तो लूप होल बन गया ना। ऐसा नहीं है, लॉ मेकर्स क्या कहना है, नाक को डायरेक्टली ऐसे नहीं पकड़ा, घुमा के एकदम पकड़ा है, और आपको पता चलेगा कि ऐसा कंडीशंस डाल दिया ना कि अल्टीमेटली कंपनी फोर्स हो जाएगा कि उसको डीमैट करवाना ही पड़ेगा। और इनफैक्ट सिक्योरिटी होल्डर्स के ऊपर भी एक तरह से फोर्स कर दिया है इनडायरेक्टली कि भैया तुम लोगों को भी डीमैट करवाना ही पड़ेगा, नहीं करवाए बिना तुम चल ही नहीं पाएगा। अभी मैं बताता हूं कैसे ये किया है, ठीक है। तो सबसे पहले बताते हैं कि लॉ मेकर्स ने रूल 9A के तहत क्या किया। सबसे पहले तो बात करते हैं कंपनी के ऊपर। कंपनी के ऊपर एक कंडीशन क्या डाला, कंपनी को ये बोला कि हे कंपनी, 3 ऐसे कैटेगरी के लोग होते हैं जो तुम्हारे इन्फ्लुएंस में होते हैं, जो तुमसे तुम्हारी बात मानते, तुमसे अटैच्ड होते हैं। वो होते हैं डायरेक्टर, प्रमोटर और केएमपी। ये 3 लोग तो तुमसे एकदम जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इनका तो तुम ना जो भी सिक्योरिटीज है तुम्हारे पास उसको तुम करवा दो डीमैट में, उसको तुम सिक्योरिटीज को कन्वर्ट कर दो डीमैट में। और अगर तुम इनका सिक्योरिटीज को डीमैट में कन्वर्ट नहीं करेगा ना तो तुम फ्रेश इशू किसी भी तरह से नहीं लेके आ पाएगा। तुम चाहे फिर पब्लिक ऑफर करना चाहो तुम नहीं कर पाएगा, तुम चाहे कि तुम प्राइवेट प्लेसमेंट कर पाओ तुम नहीं कर पाएगा, तुम चाहे राइट इशू करना चाहो तुम राइट इशू भी नहीं कर पाएगा, तुम बोनस इशू करना चाहो तुम बोनस इशू भी नहीं कर पाएगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाएगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाएगा अगर तुमने ये 3 लोगों का शेयर्स इससे पहले डीमैट में, सॉरी सिक्योरिटीज डीमैट में कन्वर्ट नहीं कर दिया। तो कंपनी के ऊपर तो इनडायरेक्ट ऐसे इन्होंने बात कर दी कि भैया तुम नया इशू कुछ भी नहीं लेके आ पाएगा सिक्योरिटीज का जब तक तुम ये 3 बिरादरी के लोग का सिक्योरिटीज को डीमैट में कन्वर्ट नहीं करते। बात खत्म। अब बात करते हैं सिक्योरिटी होल्डर। लॉ मेकर कितना बढ़िया प्रोविजन बनाया, मतलब नाक को ऐसे सीधा नहीं पकड़ के जो घुमा के पकड़ा है, अभी मैं बताता हूं कैसे। सिक्योरिटी होल्डर्स के ऊपर क्या प्रोविजन बनाया, बोला हे सिक्योरिटी होल्डर, हे सिक्योरिटी होल्डर, तुम शेयर जो भी तुम सिक्योरिटीज है तुम उस सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, तुम उस सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा किसी भी तरह से। फिर चाहे तुमको कंपनी राइट इशू दे रहा है, चाहे कंपनी बोनस इशू दे रहा है, चाहे कंपनी पब्लिक ऑफर लेकर के आ रहा है, चाहे कंपनी तुमको जो है प्राइवेट प्लेसमेंट से दे रहा है, तुम नया तरह का सिक्योरिटी पे किसी भी तरह से इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएगा। तो सोचो कितना दुख का बात है। मैं एक कंपनी में मान लो मैं एबीसी लिमिटेड में पैसा लगा कर रखा है, मैंने शेयर्स ले रखा है एबीसी लिमिटेड में, कंपनी बोनस बांट रहा है, मेरे को दिख रहा है कि बोनस बट रहा है फ्री का, साथ ही लोग को मिल रहा है लेकिन मेरे को नहीं मिल रहा है, कितना तकलीफ होगा। तो मेरे पर एक इनडायरेक्ट प्रेशर बना कि मेरे को डीमैट तो करवाना ही पड़ेगा। साथ ही साथ एक और खतरनाक बात बोल दिया, भैया सिक्योरिटीज को तुम ट्रांसफर नहीं कर सकता, यानी कि अगर मैं बेचना चाहूं तो बेच भी नहीं सकता। कब तक नहीं बेच सकता, जब तक मैं उसे डीमैट में कन्वर्ट नहीं करवा लूं, डीमैट में कन्वर्ट नहीं करवा लूं। तो देखो भैया अल्टीमेटली माहौल ऐसा बना दिया ना कि सिक्योरिटी होल्डर को भी अपना डीमैट करवाना ही पड़ेगा। पेनल्टी नहीं दिया तो क्या, टाइम लिमिट नहीं दिया तो क्या,
कन्वर्ट तो करवाना ही पड़ेगा भैया। मेरे पास एबीसी लिमिटेड का शेयर्स है, मैं ना उसको बेच सकता हूँ ना उस शेयर्स को खरीद सकता हूँ, किसी भी प्रकार का बोनस राइट कुछ नहीं मिलेगा मेरे को जब तक मैं डीमैट नहीं करा लूंगा। तो मेरे पर इनडायरेक्ट तो प्रेशर बना ही दिया कि भैया डीमटेरियलाइजेशन तो करवाना मैंडेटरी हो गया अब मेरे लिए भी, तो मैं अल्टीमेटली डीमटेरियलाइजेशन करवाऊंगा। तो मेरा क्रक्स क्या बन के आता है रूल 9A का, अगर मैं क्रक्स आपको फटाफट बताऊं, आप चाहे तो इसे ड्रॉ भी कर सकते हैं। रूल 9A का अगर मैं आपको क्रक्स बताऊं तो जो है, अगर आप कर रहे हो इशू आफ्टर 2 अक्टूबर 2018 तो ये तो होगा डीमैट फॉर्म में ही मैंडेटरी, बात खत्म। लेकिन अगर आप कर रहे हो इशू ऑफ सिक्योरिटीज, या ऐसे लिखो इसको, सिक्योरिटीज इशूड बिफोर 2 अक्टूबर 2018, 2 अक्टूबर 2018 से पहले का सिक्योरिटीज, तो कंपनी नो फ्रेश इशू, आप फ्रेश इशू नहीं कर सकते इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक ऑफर, इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, इन द फॉर्म ऑफ राइट इशू, और इन द फॉर्म ऑफ बोनस इशू, unless securities of directors, promoters, KMP are converted to डीमैट फॉर्म। और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर हो भैया, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर हो तो भैया तुम इन्वेस्ट नहीं कर सकते इन न्यू सिक्योरिटीज, तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, जब तक तुम कन्वर्ट नहीं करवा लो, until it is converted into डीमैट फॉर्म, until it is converted into डीमैट फॉर्म। तो ये रूल 9A का क्रक्स बन के आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके सेक्शन 29 और रूल 9A को। तो सबसे पहले सेक्शन 29 को पढ़ते हैं, इसको काट दो कोई दिक्कत नहीं है। एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर, मैंने कहा कि यहां पर लिस्टेड कंपनी नहीं यूज किया है, बट अगर आप सेक्शन 40 को पढ़ेंगे ना, सेक्शन 40 को मैं आपको साथ में थोड़ा सा रेफरेंस दिखा देता हूं सेक्शन 40 का। ये रहा, ये देखिए, एवरी कंपनी मेकिंग अ पब्लिक ऑफर शेल बिफोर मेकिंग सच ऑफर मेक एन एप्लीकेशन टू वन और मोर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज टू ऑब्टेन परमिशन फॉर द सिक्योरिटीज टू बी डेल्ट विद स्टॉक एक्सचेंज। डेल्ट विद मतलब इसको ट्रेडिंग किया जाएगा, यानी कि ये कैसा कंपनी बन जाएगा, ये एक लिस्टेड कंपनी बन जाएगा। यानी कि कोई भी कंपनी पब्लिक ऑफर कर रहा है तो उसको लिस्टेड कंपनी बनना पड़ेगा इस पर सेक्शन 40। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं सेक्शन 29 में सेक्शन 40 का रेफरेंस लेते हुए कि भैया ये जो कंपनी है, जस्ट अ सेकेंड, कि भैया ये जो कंपनी है ये लिस्टेड कंपनी है। बट अगेन एग्जाम में अगर आप वर्ड्स लिखो, आपको थियोरेटिकली अगर लिखने आए इसमें लॉ की बात लिखो, तो ये लॉ की एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखा हुआ ज्यादा बेनिफिट रहता है, मार्क्स ज्यादा आप स्कोर कर सकते हो लॉ के एग्जैक्ट वर्ड्स को लिख के। तो आप चाहो तो इसको लिस्टेड कंपनीज भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं है, बट आई वुड प्रेफर कि आप लॉ के वर्ड्स को एज इट इज ही याद करने की कोशिश करो इसमें। सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो ये बोला कि लॉ मेकर रूल बना के प्रिस्क्राइब कर सकेंगी, तो इसको इन्होंने रूल बनाया रूल नंबर 9A और प्रिस्क्राइब कर डाला, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो
तो इन्होंने कहा कि ये लोग इशू करेंगे अपने सारे सिक्योरिटीज, मैंने आपको इंपॉर्टेंटली बताया 29 और 9A दोनों के अंदर वर्ड यूज किया गया सिक्योरिटीज। अब जैसे मैं वर्ड यूज करता हूँ सिक्योरिटीज, इसका कवरेज बहुत वाइड हो जाता है, इट विल कवर अप शेयर्स ऑल्सो, इट विल कवर अप डिबेंचर्स ऑल्सो, तो ये सारी चीजों को कवर अप कर लेगा। ओनली इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म बाय कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ द डिपॉजिटरीज एक्ट। तो डिपॉजिटरी से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है मेजर, वो डिपॉजिटरीज एक्ट के थ्रू दिया गया है, तो वो प्रोविजंस को कंप्लाई करते हुए जो है वो रूल जो एक्ट है और उनके रेगुलेशन है उसको कंप्लायंस करते हुए डीमटेरियलाइजेशन करवाना मैंडेटरी है। किसके किसके लिए? सबसे पहले तो एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर यानी कि लिस्टेड कंपनीज के लिए, और सच अदर क्लास ऑफ कंपनीज एज में बी प्रेस्क्राइब। तो ये प्रेस्क्राइब जब हम पढ़ेंगे रूल 9 है तो हमको पता चलेगा यहां पर ये बात कर रहे हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज की, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज की, ठीक हुई बात। अच्छा, इन सच केस ऑफ क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज एज में भी प्रिस्क्राइब, यानी कि ये बात कर रहे हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज की, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज की। दी सिक्योरिटी शेल बी हेल्ड और ट्रांसफर्ड, यानी कि आप उसको अपने पास रख के रखेंगे या फिर अगर आपको ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर करेंगे सिर्फ और सिर्फ डीमैट फॉर्म में, सिर्फ और सिर्फ डीमैट फॉर्म में, और डिपॉजिटरीज एक्ट में जो दिया हुआ है उसके रूल्स और रेगुलेशंस के तहत। तो डिपॉजिटरीज एक्ट का भी पालन करना और उसके अंदर बने गए रूल्स रेगुलेशंस का भी पालन आप करेंगे। तो ये सिंपल सी बात है। ऑप्शनल डीमटेरियलाइजेशन, ये किसको दिया गया? मैंने आपको बताया प्राइवेट कंपनीज को अभी ऑप्शनल डीमटेरियलाइजेशन दिया गया है कि भैया एनी कंपनी अदर देन कंपनी मेंशन्ड इन सबसेक्शन 1। तो ये कौन सा हो गया भैया? प्राइवेट कंपनीज हो गया। तो प्राइवेट कंपनीज आपके लिए क्या है? आप चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हो सिक्योरिटीज को डीमटेरियलाइज फॉर्म में, तो आपके लिए ऑप्शनल है। प्राइवेट कंपनीज आप चाहो तो ऑप्शन आप फॉलो कर सकते हो डीमैट का, चाहो तो आप रख सकते हो शेयर्स को फिजिकल मोड के अंदर, ठीक है। और इशू इट सिक्योरिटीज इन फिजिकल फॉर्म, यानी कि शेयर सर्टिफिकेट वाला फॉर्म में, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ डिपॉजिटरीज एक्ट। अगर आप फिजिकल मोड में कर रहे हो तो काम आपको कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, और डीमैट में कर रहे हो तो अगेन डिपॉजिटरीज एक्ट के तहत आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है सेक्शन 29। तो सेक्शन 29 में इतना मेजर बात नहीं है, मेजर बात जो है वो है रूल 9A में। तो रूल 9A इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है ये रूल आपके लिए। देखिए यहां पर सबसे पहले बात किया कि एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, तो ये बात आ गया जो मैंने आपको यहां पर बताया कि भैया ये प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज कौन सी हैं? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज। यही बात देखो रूल 9A में यहां पर लिया हुआ है कि भैया हर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी ये क्या करेंगी? अगर इशू करना है तो इशू करेंगे ओनली इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। ऑब्वियस सा बात है कि ये है 2 अक्टूबर 2018। इस डेट के बाद अगर कोई भी सिक्योरिटी को इशू किया जाएगा वो डीमैट फॉर्म में इशू किया जाएगा, और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को ये कोशिश करेंगी ड्राइव करने की कि भैया एग्जिस्टिंग जो सिक्योरिटीज है इसको हम डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकें, ठीक है। और अगेन डीमटेरियलाइजेशन जो होगा वो डिपॉजिटरीज एक्ट के तहत ही होगा। तो ये तो चलो काफी बार पढ़ चुके हैं। फिर इन्होंने ये बात कही कि जो भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है अगर वो कोई भी ऑफर कर रही है फॉर इश्यू ऑफ एनी सिक्योरिटीज, चाहे वो कोई भी तरह से सिक्योरिटीज इशू कर रही हो या बाय बैक कर रही हो या बोनस शेयर इशू कर रही हो, राइट इशू कर रही हो, तो इशू करना सिक्योरिटीज का मतलब यहां पर आपका आ गया पब्लिक ऑफर में, या फिर आप कर सकते हो प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमने यहां पर कवर कर रखा है पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट, बोनस और राइट इशू। ये तो हमने अपने चार्ट में भी कवर कर रखा है। चार्ट पे हमने बायबैक को मिस कर दिया, तो बायबैक को भी लिख लिया। तो आप ये जो कंपनीज है ये बायबैक भी नहीं कर सकती। 5th पॉइंट में यहां पर बायबैक भी नहीं कर सकते, ये बायबैक भी नहीं कर सकते अनलेस ये सारे सिक्योरिटीज को कन्वर्ट कर दे, किसका? डायरेक्टर्स का, प्रमोटर्स का और केएमपी का सिक्योरिटीज को कन्वर्ट कर दे इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। तो ये बायबैक भी नहीं कर सकते। कब? यहां पर ये लिखा हुआ है कि हर पब्लिक कंपनी को मेकिंग एनी ऑफर shall ensure that before making such offer, उस ऑफर को लाने से पहले एंटायर होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ इस 3 लोग, प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी, प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी जो है उनको डीमटेरियलाइज कर लिया गया है इन अकॉर्डेंस विद डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। तो भैया आप किसी भी तरह से कोई फ्रेश इशू ला रहे हो या फिर बायबैक ले जाओ। फ्रेश इशू कैसे ला सकते हो?
आप नया इशू ला सकते हो पब्लिक ऑफर प्राइवेट प्लेसमेंट के तहत, या राइट इशू ला सकते हो, बोनस इशू ला सकते हो, या फिर आप बाय बैक करो। ये 5 चीज अगर आप करो, ये करने से पहले आपको इंश्योर करना पड़ेगा प्रमोटर डायरेक्टर केएमपी का एंटायर सिक्योरिटी होल्डिंग आपने कन्वर्ट कर लिया इनटू डीमैट फॉर्म। ये लगाया कंडीशन होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज, यानी कि जो इन्वेस्टर है, जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर है, या मैं इसको ऐसा बोल दूं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर नहीं, इसको हम बोल देते हैं एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर। उसके ऊपर क्या लगाया कि भैया अगर आपको ट्रांसफर करना है ना वो सिक्योरिटीज को आफ्टर सेकेंड ऑन और आफ्टर 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर के बाद आपको ट्रांसफर करना है, तो आपको इन सिक्योरिटीज को डीमैट कराना पड़ेगा बिफोर द ट्रांसफर। बेचना है तो डीमैट कराना पड़ेगा भैया, या आपको सब्सक्राइब करना है टू एनी ऑफ द सिक्योरिटीज। मैंने वर्ड यूज किया था इन्वेस्ट, हालांकि इन्वेस्ट से बेटर वर्ड अगर हम लॉ की ही बात करें तो सब्सक्राइब वर्ड ज्यादा बेटर रहेगा। तो हम लॉ की टर्मिनोलॉजीज को इस चार्ट पे लिख लेते हैं कि आपको अगर सब्सक्राइब करना है नए सिक्योरिटीज को या ट्रांसफर करना है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को, तो यू हैव टू do it only if you are holding your सिक्योरिटीज इन डीमैट फॉर्म। तो डीमैट फॉर्म में अगर रखोगे तो ही आप सब्सक्रिप्शन नया कर पाओगे। सब्सक्रिप्शन कैसे कैसे कर सकते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट से आप सब्सक्राइब करना चाहो, चाहे बोनस इशू आपको मिले, चाहे राइट इशू मिले, या फिर आप कोई पब्लिक ऑफर में भी जो है सब्सक्रिप्शन करना चाहो, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि भैया डीमैट आपने करा रखा है। ठीक है। Every unlisted public company shall facilitate dematerialization of its existing securities by making necessary application। तो इसमें अगर मैं आपको स्टेप्स बताऊं, तो स्टेप्स अगर मैं बताऊं तो फर्स्ट स्टेप इसमें ये होगा कि भैया हर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को, हर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को जो है एप्लीकेशन देना होगा। हर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एप्लीकेशन देना होगा टू डिपॉजिटरी, एनएसडीएल, सीडीएसएल, दोनों में से कहीं भी आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा ताकि आप अपने सिक्योरिटीज को डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। उसके बाद सेकंड स्टेज ये आएगा कि आपको अलॉट किया जाएगा एक ISIN, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये क्या होता है, जैसे इनकम टैक्स में एसएससी को पैन अलॉट किया जाता है, कंपनीज एक्ट में कंपनी को सिन अलॉट किया जाता है, और डायरेक्टर्स को डिन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट किया जाता है, वैसे ही आपको डीमैट जब करवाते हो सिक्योरिटीज को लाके, तो आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है जिसे ISIN नंबर बोलते हैं। तो आपको वो ISIN नंबर भी ऑब्टेन करना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद आपको जो है कंपनी थर्ड स्टेज में यू हैव टू कम्युनिकेट किसको, सिक्योरिटी होल्डर्स को, कि भैया अपने एग्जिस्टिंग जो भी सिक्योरिटी होल्डर्स है उनको बता दो कि भैया हमारे यहां पर जो है डीमैट फैसिलिटी आ चुकी है, आप अपने शेयर्स को चाहे तो डीमैट करवा सकते हो। तो कंपनी तुमको ये 3 स्टेप्स कंप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है। आप चाहे तो इसको पॉज करके लिख सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं इसको। पब्लिक कंपनी सबसे पहले आपको डीमेटेरियलाइज करवाना है कैसे, आपको एप्लीकेशन देना है डिपॉजिटरी को। ठीक है। और ये आप काट सकते हैं कि डिपॉजिटरी की डेफिनेशन किस में दी गई है, और आपको सिक्योर करना है एक ISIN, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है। फॉर ईच टाइप ऑफ सिक्योरिटी एंड शैल इन्फॉर्म ऑल एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर्स अबाउट सच फैसिलिटी। तो ये हो गया स्टेप 3, ये आपका था स्टेप नंबर 2, और ये था स्टेप नंबर 1। ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये जो ISIN नंबर होता है ना, ये अलग अलग सिक्योरिटी का अलग होता है। मतलब डिवेंचर इशू करे हो तो अलग ISIN नंबर होगा, शेयर्स इशू करे हो तो अलग ISIN नंबर होगा। ठीक है। तो आपको अलग अलग से ISIN नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है। अब जब डीमैट करा ले होते हो, तो जब आप सेबी पढ़ते हो, तो सेबी और सेबी के आप रेगुलेशंस पढ़ते हो, तो आपको पता चलता है कि भैया जब डीमैट कराते हो तो कई और जैसे डिपॉजिटरीज आ जाता है पिक्चर में, देयर इज अगेन रजिस्ट्रार टू इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, रजिस्ट्रार टू इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। बेसिकली अगर आप सेबी रेगुलेशंस को डिटेल में पढ़ोगे तो वहाँ आपको पता चलता है कि इनका क्या काम होता है। मैं अगर आपको बहुत शॉर्ट में बताऊँ तो बेसिकली पब्लिक ऑफर में जो अलॉटमेंट है और आपका जो है रिकॉर्ड्स मेंटेन करना इन्वेस्टर्स का, ये सारा चीज़ में जो हेल्प करता है वो है रजिस्ट्रार टू इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। तो बेसिक फंक्शन इनका ये होता है। तो ये लोग भी आ जाते हैं पिक्चर में जब आप डीमैट करवा लेते हो। तो अब देखो अगला प्रोविजन क्या कहता है कि भैया हर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि फीस का जो फीस है
वो टाइमली पेमेंट कर दे। एडमिशन ये होगा वन टाइम फी, जैसे जिम वगैरह में जाते हो तो एडमिशन फी लगता है, ये वन टाइम होता है, और एनुअल फी ये तो रिकरिंग होता है। तो आप टाइमली पेमेंट कर देना फीस का, किसको, डिपॉजिटरी वालों को, NSDL CDSL जिसका भी आप यहाँ पर सर्विस ले रहे हो उनको टाइमली फीस का पेमेंट बराबर जाना चाहिए। और रजिस्ट्रार टू इश्यू और शेयर ट्रांसफर एजेंट भी आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, उनकी भी फीस आप जो है टाइमली पेमेंट कर रहे हो, कैसा, जैसा आपका अग्रीमेंट हुआ है आपके बीच में उस हिसाब से आप उनको प्रॉपर पेमेंट कर रहे हो टाइमली बेसिस पे। तो इतना कोई खास पॉइंट नहीं है। साथ ही साथ इट मेंटेन्स सिक्योरिटी डिपॉजिट्स एट ऑल टाइम्स ऑफ नॉट लेस देन 2 years फीस विद द डिपॉजिटरी एंड रजिस्ट्रार टू इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। जनरली क्या होता है, आप जैसे बैंक में जाते हो तो बैंक में आप एक लॉकर लेते हो सपोज, तो बैंक वाला क्या करता है, आपसे एक फिक्स डिपॉजिट करवा लेता है एक सम का, ताकि कल को आप जो है टर्न आउट नहीं करो या आप चाबी वाबी लेके उसको घुमा दो या कुछ हो जाए तो ये जो है बैंक आपके FD को फोरफिट कर सके। वैसे यहाँ पर आपको बोला है कि एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा जो 2 years फीस होगा। मान लो अगर मैं आपको कहूँ कि आपका जो एनुअल फीस है वो मान लो 1 लाख रुपया का है, तो हो सकता है आपसे जो डिपॉजिटरी है और रजिस्ट्रार टू इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट जो है ये लोग आपसे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट मांग ले 2 लाख रुपीस का, या हो सकता है 5 लाख रुपीस का, ठीक है, या हो सकता है 3 लाख रुपीस का, लेकिन मिनिमम कितना होगा, मिनिमम बोला है कितना होगा, 2 year एनुअल फीस का, 2 year एनुअल फीस। तो यानी कि मिनिमम अमाउंट कितना का होगा, 2 लाख तक का ये सिक्योरिटी मिनिमम आपसे रखवाए लेंगे। तो ये लिखा है कि अगर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट मेंटेन करना पड़ेगा ऑफ नॉट लेस देन 2 years फीस विद डिपॉजिटरी एंड रजिस्ट्रार टू इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट इन सच फॉर्म एज मे बी अग्रीड। तो जिस भी तरह से आप लोगों के बीच में एग्री होता है आपको उतना का सिक्योरिटी डिपॉजिट मेंटेन करके रखना पड़ेगा, मिनिमम 2 years का एनुअल फीस। ये सब छोटे छोटे चीज आपके MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर एक इंटीग्रेटेड केस स्टडी बेस्ड MCQ बनाया जा सकता है, अच्छा बनेगा इसके ऊपर अगर बनाया जाए तो, राइट। सो इट इज उस लिहाज से मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। साथ ही साथ इसको कंप्लाई करना पड़ेगा रेगुलेशंस डायरेक्शंस किसके किसके, सेबी के, डिपॉजिटरी के, फ्रॉम टाइम टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू डीमटेरियलाइजेशन, ठीक है। तो सेबी डिपॉजिटरीज जो भी है आपको जिस भी तरह के गाइडलाइंस इशू करते जाए रिलेटिंग टू डीमटेरियलाइजेशन, हे कंपनी आप उसको भी कंप्लाई करते रहना टाइम टू टाइम, ठीक है। नो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी विच हैज डिफॉल्टेड इन सब रूल 5 शैल मेक और ऑफर। अगर आपने ये सब रूल 5 में लिखी हुई बातों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन किया तो आप ऑफर भी नहीं कर सकते किसी भी तरह से सिक्योरिटीज को, बायबैक भी नहीं कर सकते, बोनस शेयर्स भी इशू नहीं कर सकते, राइट शेयर्स भी इशू नहीं कर सकते। तो आप कोई फ्रेश इशू नहीं कर सकते, बायबैक नहीं कर सकते, बोनस नहीं कर सकते, राइट शेयर्स इशू नहीं कर सकते अगर आपने ये सब रूल 5 का उल्लंघन किया है तो, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाले पॉइंट को आप इग्नोर कर सकते हो। ये कहता है कि कुछ एक्ट्स के प्रोविजन जैसे कि डिपॉजिटरीज एक्ट है, डिपॉजिटरीज एक्ट है, सेबी एक्ट है, ठीक है, सेबी रजिस्ट्रार टू इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट्स का जो रेगुलेशंस है, ये सारी चीज आपको एज इट इज अप्लाई होंगे, म्यूटाटिस म्यूटाटिस मतलब एज इट इज अप्लाई होंगे विद नेसेसरी मॉडिफिकेशंस। आपको जो भी है ये प्रोविजंस एज इट इज अप्लाई होंगे विद रिस्पेक्ट टू डीमटेरियलाइजेशन। तो इसको आप सेफली इग्नोर कर सकते हो, इसमें इतना कोई काम का बात नहीं है। ये एक अगेन इंपॉर्टेंट बात है कि भैया आपको हर ऐसा जो भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है उसको फॉर्म एक फाइल करना पड़ेगा, PAS6 का फॉर्म फाइलिंग करना अनिवार्य हो जाएगा, ठीक है। और ये कब करना होगा, 60 days के अंदर फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ ईच हाफ ईयर, ठीक है। ये प्लस सर्टिफाइड होगा आपका बाय या तो CA इन प्रैक्टिस या फिर CS इन प्रैक्टिस। तो ये आप लोगों को सर्टिफाई करके भेजेंगे। PAS6 आपको फाइल करना पड़ेगा, रिकरिंग फॉर्म है, हर साल 60 डेज के अंदर आपको जो है हर हाफ ईयरली आपको ये फाइल करना पड़ेगा 60 डेज के अंदर फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द फाइनेंशियल ईच हाफ ईयर। तो ये साल में 2 बार आपको ये फाइल करना पड़ेगा, इसको सर्टिफाई करेंगे CA इन प्रैक्टिस और CS इन प्रैक्टिस। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद ये रूल सब रूल 8A डाला कि अगर मान लो कोई डिपॉजिटरी से गलती हो जाता है इशूड कैपिटल को लेके और कैपिटल हेल्ड के फॉर्म पे इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, मान लो डिपॉजिटरीज अपने रिकॉर्ड्स में ही बताते कि भैया इशूड कैपिटल है 1 करोड़ का, लेकिन रियलिटी में आपको पता है कि 1.5 करोड़ का है। तो ऐसी कुछ डिफरेंसेस मिस्टेक्स अगर हो जाती है डिपॉजिटरी से वाइल रिकॉर्डिंग द इशूड कैपिटल एंड ऑल, तो कंपनी तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम जो है
डिपॉजिटरी को हाथों हाथ उस बात में इंटीमेट कर दो। तो ये भी इतना कोई खास बात नहीं है कि भैया अगर कोई डिपॉजिटरी से गलती हो जाता है, कंपनी तुम्हारी ड्यूटी है तुम उसको बता दो कि भैया डिपॉजिटरी जी आपसे ये गलती हो गया, तो इतना कोई खास बात नहीं है। ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर एमसीक्यूज इसमें पूछा जाता है तो। अगर यहां पर किसी भी प्रकार का कोई ग्रीवियंस है, तकलीफ है, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई ग्रीवांस है, कोई तकलीफ है किसी भी सिक्योरिटी होल्डर्स को ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, ये फाइल होगा बिफोर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड की चर्चा हम लोग करते हैं डिविडेंड चैप्टर में। डिविडेंड चैप्टर में वहां पर हमने डिस्कस किया था इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में। वही वाला इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है उसके पास ये ग्रीवेंसेस जो है एड्रेस किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरओसी के पास भी नहीं जाएगा, सेबी के पास भी नहीं जाएगा, एमसीए के पास भी नहीं जाएगा, कहीं नहीं। कहाँ जाएगा? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के पास। तो ये एमसीक्यू के लिए बहुत झांसा वाला एमसीक्यू बनेगा अगर इस पे पूछ लिया गया तो, ठीक है ना। फिर इसमें लिखा हुआ है कि आईईपीएफ के पास ये अथॉरिटी है कि ये कोई भी इनिशिएट कर सकता है एक्शन अगेंस्ट डिपॉजिटरी या फिर उसका कोई भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। मतलब डिपॉजिटरी के कई ब्रांचेस हैं, मान लो 100 ब्रांचेस है, 150 ब्रांचेस है इंडिया में, तो वो ब्रांचेस भी अगर कोई घपला वपला करता है, कोई घपला करता है इन द सेंस कि मान लो जबरदस्ती कोई ट्रांजेक्शन इनिशिएट कर दिया। मान लो एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, इसमें मिस्टर एक्स के 100 शेयर्स है। अब मान लो कोई डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मतलब ये ब्रांचेस, डिपॉजिटरी का ब्रांचेस, या फिर कोई डिपॉजिटरी खुद ही है, तो ये लोग क्या किया, जबरदस्ती ये मिस्टर एक्स का शेयर्स ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर है, इजीली हो जाएगा। तो मिस्टर एक्स का जबरदस्ती मिस्टर एक्स का शेयर्स मिस्टर वाई को ट्रांसफर कर दिया, जबकि मिस्टर एक्स ऐसा कोई बात बोला ही नहीं था उसको ट्रांसफर करने के लिए, जबरदस्ती कर दिया। तो ऐसा कोई कंप्लेंट है तो आप सीधा लेकर के जाओ आईईपीएफ में, आईईपीएफ मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगा और उसके बाद उसको लगा कि भैया डिपॉजिटरी या झोल किया है, या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट झोल किया है, या रजिस्ट्रार टू इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट कहीं झोल किया है, तो वो इसके अंदर उसके खिलाफ एक्शन लेगा। लेकिन एक्शन लेने से पहले यहाँ पर रूल कहता है कि भैया तुम सेबी से कंसल्ट एक बार कर लेना, क्योंकि सेबी प्राइम अथॉरिटी है ये सब चीज को जो मॉनिटर करता है। एक बार सेबी से डिस्कशन कर लेना, फिर जो एक्शन लेना है उनके खिलाफ एक्शन ले लेना। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के लिए। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनको ये रूल अप्लाई नहीं होगा, रूल लाइनें अप्लाई नहीं होगा। पहला है निजी कंपनीज को, दूसरा है गवर्नमेंट कंपनीज को, और तीसरा है होली ओन्ड सब्सिडरी को। मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड जिसके होल्डली ओन्ड सब्सिडरी है बी लिमिटेड, ये कौन सी है? इसके होल्डली ओन्ड सब्सिडरीज। तो भैया उस केस में जो डीमटेरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ये बी लिमिटेड तुमको अप्लाई नहीं होगा। तुम होल्डली ओन्ड सब्सिडरी हो, तुमको अप्लाई नहीं होगा। चलो, तो ये एक बात हमने डिस्कस करी। एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पर आपसे एक अगर अच्छा सवाल पूछा जाए तो झांसा वाला सवाल, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी से रिलेटेड है, तो ध्यान रखना। मैंने आपको एक बात हमेशा बता रखा है कि पब्लिक कंपनी से रिलेटेड कुछ भी आए तो आपका एक हमेशा इंटीग्रेटेड केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू में खास करके झांसा वाला पॉइंट कौन सा बनता है कि भैया पब्लिक कंपनी है जिसका कोई सब्सिडरी है जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, उसका स्टेटस कैसा होगा? उसका स्टेटस भी पब्लिक कंपनी के जैसा होगा। यानी कि अगर कोई पब्लिक कंपनी है जिसका कोई सब्सिडरी है प्राइवेट कंपनी, जिसका कोई सब्सिडरी है प्राइवेट कंपनी, उसके लिए भी ये डीमटेरियलाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है रूल 9 है और सेक्शन 29 एज इट इज अप्लाई हो जाएगा, एज इट इज अप्लाई हो जाएगा, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, इवन दो ये प्राइवेट कंपनी है देखने में। तो ये झांसा आपको अगेन डाला जा सकता है अगर एक इंटीग्रेटेड केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू आएगा तो ये हमने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन कर लिया सेक्शन 29 और रूल 9 का, राइट। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, या आप मुझसे फ़ोन या ईमेल के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो पे।